India has scripted history at the Paralympics this time in Paris. It's the highest ever medal tally, 29 medals in total. And we are honored to have two of our decorated medalists this time from archery. We have Sheetal Devi and Harvinder Singh. Harvinder claims the gold medal in archery, the first ever gold for India in Paralympics. And Sheetal Devi, of course, she's the only active female international archer without arms, and she has done her proud. She has clinched the bronze medal. Thank you so much, both of you, joining us at Republic TV. सबसे पहले शीतल, आपका पहला पैरालंपिक था ये. आप गोल्ड पहले भी जीत चुकी हैं, पैरा एशियन गेम्स में भी आप कमाल कर चुकी हैं, लेकिन पहला पैरालंपिक्स और सबसे छोटी सदस्य हैं इस पूरे कंटिजेंट की, तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? नर्वसनेस थी कहीं पर? नमस्ते. तो सबसे पहले ये मैं श्री माता वैष्णो देवी आर्ट एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ. 3 साल हुए मुझे आर्ची करते हुए, और ये पैरालंपिक्स मेरे लिए फर्स्ट पैरालंपिक्स था मेरा, और वहाँ पे हमने मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता. एक खुशी की बात है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश में 29 मेडल आए हैं. बहुत खुशी की बात है, और हमारी टीम भी मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही थी. जो मिक्स टीम में राकेश भैया थे, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे थे. कि जब हम खेल रहे थे तब मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि कैसे करें. हम बहुत क्राउड था वहाँ पे, और तब मैं थोड़ा सा ऐसे घबरा रही थी. और राकेश भैया मुझे कह रहे थे कि आराम से खेलना, डरना नहीं है, अपने एरो पे, हर एक एरो पे फोकस करना है. तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था तब. और हरविंदर, आपको बहुत बहुत बधाई. आपने इस बार गोल्ड मेडल जीता, इतिहास रच दिया है. पिछली बार भी थे आप टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में. इस बार क्या डिफरेंट था? आपने क्या डिफरेंटली किया इस बार? जी, इस बार जो वहाँ से सबसे बड़ी चीज़ जो डिफरेंट थी वो थी क्राउड, क्योंकि टोक्यो में कोविड के कारण वहाँ पे ऑडियंस नहीं थी, बिल्कुल खाली स्टेडियम में शूट करना था. और इस बार जब हम पहले ही दिन जब आर्चरी के मैच शुरू हुए क्वालिफिकेशन के बाद, तो हम अपने आर्चर्स को चीयर अप करने के लिए जाते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन के 5 दिन बाद मेरे मैच शुरू होने थे. तो मैं, हालांकि फैमिलाइजेशन भी हुआ था, हमें आधा घंटा वहाँ पे शूट करने को दिया गया था शुरू में, लेकिन मैं जब ऑडियंस स्टैंड में बैठा, ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे 5 दिन बाद वहाँ पे खड़े होके इस ऑडियंस के बीच खेलना है, इस क्राउड के बीच. तो वो चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद रही. वो जो इमेजिनेशन थी कि मुझे 5 दिन बाद वहाँ पे खड़े होना है, और हालांकि वो चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव काम की कि जब ऑडियंस चीयर करती थी हर एक एरो शूट करने के बाद, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वो प्रेशर हैंडल कर पाया. ऑडियंस ने चीयर किया और वो पॉजिटिव तरीके से मेरी परफॉर्मेंस को हिट किया और मैंने गोल्ड मेडल जीता. शीतल, आप बिल्कुल एक वायरल सेंसेशन है सोशल मीडिया पे. आपको सिर्फ स्पोर्ट्स स्टार्स ही नहीं बाहर के, लेकिन तमाम जो लीडर्स भी हैं वो आपको पहचानते हैं. आपका जो आपकी वीडियोस हैं, शुरुआत से ही आपकी वीडियोस को बहुत पसंद किया जा रहा है, सब आपको सलाम करते हैं. लेकिन आप ज़रा बताइए कि किस तरह से आपने ये शुरुआत करी, जो कि जब आर्चरी की बात करते हैं सबसे पहले हाथ का निशाना, हाथ में कैसे आप उंगलियों के बीच में वो तीर कमान को संभालते हैं, और आप बचपन से ही आर्म्स ना होते हुए ये आपको जहन में कैसे आया, कैसे मोटिवेशन मिला कि आप तीर कमानी लेंगे? जैसे कि अब सब देखते हैं यूट्यूब पे शीतल देवी को, पहले कोई नहीं पहचानता था मुझे जब मैं अपने गांव में थी, और बहुत कम लोगों ने मेरे पे विश्वास किया था कि मैं भी कुछ कर पाऊंगी अपने देश के लिए. जब सबसे पहले मैंने जब आर्ची स्टार्ट की थी तो बहुत मुश्किल लगता था कि आर्ची में नहीं कर पाऊंगी. पहले हम जब अपने गांव में होते थे तो हम लकड़ी का धनुष बनाते थे, ताकि हमें पता भी नहीं था कि ये भी कुछ खेल होती है. तो जब हमने आर्ची में देखा कि सच में धनुष होते हैं, उसको चलाते हैं, खेलते हैं, तो मेरे जहन में आया था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सब अपने हाथों से करते हैं और मेरे तो दोनों हाथ नहीं है. और फिर कुलदीप सर ने मुझे बताया कि तुम अपने पैर से कर सकती हो, और एक न एक दिन अपने देश के लिए ज़रूर मेडल लाओगी. और शायद वो मेरे जहन में बैठ गया कि शायद मैं करूँ, और विश्वास आया अपने आप पे कि शीतल तुझे करना है. तो फिर मैं जब कर रही थी तो मुश्किल लगता था, पहले वो उठाया नहीं जा रहा था बिल्कुल. तो मैं सर को कहती थी कि बहुत भारी है, और सर ने बिल्कुल छोटा सा वो दिया मुझे पहले, और जो डिवाइस था वो बनाया सर ने, ताकि थोड़ा थोड़ा समय में मेरे को आसानी हुआ.
पहले मुश्किल होता है चलाने में, बट जब हम थोड़ा सीख जाते हैं तो फिर आसान ही होता है। स्कूल में आप स्कूल जाती थी, आप किश्तवाड़ से हैं, और कैसा लगता था कि जब आप स्कूल जाती थी, क्या आपको कभी लगा कि मैं अलग हूँ, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है या लोग मुझे अलग तरीके से देख रहे हैं, ऐसा लगता था आपको क्या कभी? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। जैसे कि फैमिली को भी बहुत अच्छा प्यार मिला है, कभी फैमिली में भी नहीं किसी ने अलग होने का एहसास दिलाया। स्कूल जाती थी, फ्रेंड टीचर सब मेरे साथ रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे, तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ मुझे। इंडियन आर्मी का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। आपने सबसे पहले आई थिंक इंडियन आर्मी का ही एक इवेंट जो था किश्तवाड़ में ही जो ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं आप इस स्पोर्ट को सीरियसली लगी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है। स्पोर्ट्स में आर्ची जब आप में आई थी वो श्री माता वैष्णो देवी वहाँ पे स्टार्ट की है। किश्तवाड़ में मैंने कभी स्पोर्ट्स नहीं किया, ना मैंने कभी सुना है कि स्पोर्ट्स भी कुछ होता है। हाँ जी, बिल्कुल। आर्मी वाले आते थे हमारे घर पे, फोटो वोटो खींचते थे, वीडियो बनाते थे, और उनके स्पोर्ट्स में कोई रोल नहीं है। प्रीति दीदी जब उन्होंने मुझे देखा था, बेंगलोर में गई थी मैं ट्रीटमेंट करने के लिए, उन्होंने मुझे देखा वहाँ पे और स्पोर्ट्स के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया था, और मेरे जैसे लोगों से उन्होंने मिलवाया था, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि तुम स्पोर्ट्स कर सकती हो। अच्छा। तो तब जाके मैं सोचा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए कुछ। हरविंदर, आपकी भी बड़ी कमाल की जर्नी है। आप पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये कहाँ से आपको मतलब एक ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? क्योंकि आपकी भी बहुत इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी है। एक डेंगू इन्फेक्शन के बाद किस तरह से एक इंजेक्शन जो है वो ही आप पर इतना भारी पड़ गया। उसके बाद से एक छोटे ही उम्र में जब जहन में ये सब चीज़ें आती हैं, बहुत कुछ ख्वाब होते हैं जब आप आसपास अपने लोगों को देखते हैं, आपके दिमाग में क्या था कि मैं स्पोर्ट्स करूँगा या मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँगा? जी, शुरू से ही जब मैं 12th के बाद पटियाला पढ़ने के लिए ही गया था 2010 में, तो वहाँ से फिर 12 में लंदन ओलंपिक्स के मैच देखे, तो तब से आर्चरी शुरू कर दी। लेकिन साथ ही मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, क्योंकि जब मैंने अगर से परमिशन मांगी थी स्पोर्ट्स की, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही कहा था कि बेटा, हमने पहली बात तो पढ़ाई के लिए आपको भेजा है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स भी करना चाहते हो तो ये अच्छी बात है कि हमें इस बात की श्योरिटी रहेगी कि हमारा बच्चा वहाँ पे गलत संगत में नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजी रहेगा शाम को जो प्री सेशन होता था। तो पेरेंट्स ने पूरा साथ दिया। तब से मुझे ये था कि आर्चरी भी चलती रहे, और मैं अपना शुरू से ही करियर सोच रहा था टीचिंग में। अच्छा। मैंने जब आर्चरी करते करते पीएचडी शुरू की, फिर मैंने यूजीसी नेट पे क्वालिफाई किया 2 बार। तो लेकिन बीच में फिर जैसे जैसे मुझे मेरे कोचेस की सपोर्ट मिलती गई, परफॉर्मेंस बढ़ती गई, तो पीएचडी कंटिन्यू थी, तो मैंने और ज़्यादा टाइम देना शुरू किया आर्चरी को, जिसकी बदौलत कुछ सालों में मैंने देश के लिए 2018 में पहला गोल्ड मेडल जीता था पैरा एशियन गेम्स में। तो तब से फिर मेरा जो टाइम था वो ज़्यादा आर्चरी की तरफ हो गया। बीच में कोविड में या फ्री टाइम में फिर मैं स्टडी भी अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक मैं जल्दी ही अपनी जो डॉक्टरेट है, पीएचडी है, उसे भी सबमिट कर लूँगा। आपने 2020 जिसको जो 2021 में हुए टोक्यो पैरालंपिक्स, उससे पहले कोरोना आया था, और उस टाइम पर सबकी ट्रेनिंग बंद हो गई थी, तो आपके पिताजी ने बहुत ही सही एक आइडिया लगाया, अपने खेतों में ये रेंज बना दी थी। जी बिल्कुल, हमारे खेत बिल्कुल गांव के साथ हैं। हाँ। तो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा था कि मैंने कुछ दिन वेट की, लेकिन जैसे ही खबर मिली टोक्यो से कि ये ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स पोस्टपोन किए जाते हैं, तो बहुत मन उदास हुआ, क्योंकि हम कोटा जीत चुके थे, क्वालिफिकेशन वगैरह हो चुके थे। लेकिन फिर ये न्यूज़ मिली कि वो 1 साल बाद होंगे। तो इस न्यूज़ को मैंने पॉजिटिवली ऐसे लिया कि मुझे 1 साल ज़्यादा मिल गया तैयारी का। तो मैंने पटियाला से इक्विपमेंट मंगवाया। मुझे वो दिन याद है जब मेरे फादर और मेरे भाई ने ट्रैक्टर से वो जो हमारा खेत था उसे बिल्कुल समतल किया। अच्छा। क्योंकि गेहूं की कटाई उस टाइम तक हो चुकी थी। तो बिल्कुल दोपहर में जो हमारे एक पेड़ है खेत में, उसके नीचे मैं खड़ा होकर 70 मीटर पे शूट करता था। अच्छा। तो वो मेरे जो गांव वाले थे उनके लिए ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि उनको पता था लेकिन लाइव नहीं देखा था। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, बच्चे ज़्यादातर रहने आए हुए थे अपनी माँ बाप के साथ, अपने रिलेटिव्स के पास। तो बहुत वहाँ पे हर टाइम कोई ना कोई होता था देखने के लिए। तो वो सारी चीज़ें सोलो प्रैक्टिस जो हुई मेरी 3 से 4 महीने, उसके बाद साई सेंटर्स खुले,
तो उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प की मेरी परफॉर्मेंस को, और मैं आज भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखता हूँ। आज भी मेरे खेत में जगह छोड़ी गई है, वहाँ पे टारगेट आज भी लगा हुआ है। अच्छा। तो मैं वहाँ पे जब भी घर जाता हूँ, चाहे 2-4 दिन के लिए ही सही, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, और आप कितना वक्त निकालती हैं प्रैक्टिस के लिए शीतल? शाइन बोर्ड में प्रैक्टिस करती हूँ, हम पूरा दिन प्रैक्टिस ही करते पूरा रहते दिन हैं। प्रैक्टिस करती हैं। और पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, पढ़ाई भी साथ में? अच्छी चल रही है, 11th क्लास में हो भी। इन सब टिप्स ले सकते हैं, लेकिन वैसे बैलेंस कैसे करना है पढ़ाई भी और खेल कूद भी। हाँ जी बिल्कुल, पढ़ाई भी ज़रूरी है और खेल भी ज़रूरी है। जी, और आप जब नेशनल एंथम चलता है, जब आप मेडल जीतते हैं, जब आप अपना ट्राई कलर देखते हैं, आपको ब्रॉन्ज मिला है पैरालंपिक्स में, वो क्षण कैसा था? मुझे तो बहुत खुशी होती है जब हमारा एंथम बजता है वहाँ पे। देखिए हरविंदर भैया ने गोल्ड लिया था, हमारा एंथम बजा था, हमारी आंखों में तो आंसू आ गए थे। इतनी सारी कंट्रियों में से हमारा एंथम बजता है तो बहुत ही खुशी की बात होती है, और मुझे तो बहुत ही खुशी होती है। शीतल को लेके हरविंदर बहुत मतलब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं देख कर कि मतलब इतनी डिफ़िकल्टीज सब लोग गुजरते हैं और बहुत कंप्लेन करते हैं, लेकिन शीतल का जो नेवर डाइंग स्पिरिट है वो सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। आपने इनके साथ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस भी की है, ट्रेन भी किया होगा, तो आपने इनके बारे में क्या ऑब्जर्व किया? सबसे बड़ी चीज़ जो है इनकी? सबसे बड़ी चीज़ जो इनकी है कि एक तो शीतल की एज कम है, तो ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होती और चीज़ों से, सोशल लाइफ से, फ्रेंड सर्कल से। अच्छा। तो शीतल का जो मैंने रूटीन देखा है, सिर्फ एक ही काम होता है, अपने अटेंडेंट के साथ ग्राउंड पे आना और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी, और बीच में, और दूसरी सबसे छोटी है तो सब अच्छे से प्यार से डील करते हैं, हर कोई हंसी मजाक में। तो शीतल का कभी कोई भी ऐसा इशू नहीं रहता, किसी के साथ मन मुटाव नहीं रहता। और सब जब से शीतल आई है तो डेफिनेटली आर्चरी को एक रिकॉग्नाइजेशन पैरा आर्चरी को और ज्यादा मिला है, पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मैं कहूँ तो ये सारी चीजें हैं, अपनी गेम पे फोकस रखना इनका। और मैं समझता हूँ कि इनके लिए इनका ब्रॉन्ज मेडल इसलिए भी खास है कि क्योंकि सारे देश ने देख रखा था कि इन्होंने पैरा एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते, और वो इनको पता था कि सारी आंखें मेरे ऊपर हैं आज के दिन। तो इस प्रेशर में मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है, और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले कई सालों तक ये देश को रिप्रेजेंट करके मेडल। प्रेशर कैसे हैंडल करती? नर्वस होती है कभी? हाँ जी, जब मैं इंडिविजुअल मैच खेल रही थी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अच्छा। तो अपने आप को मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, तो तब जाके मैं एरो शूट कर रही थी। अच्छा, कोई ऐसे आपको फॉर्मूला या कुछ गुरु मंत्र दे रखा है आपके कोच ने कि ऐसे करना अगर बहुत नर्वस हो रहे हो? बट वहाँ पे इतना शोर होता है कि बट कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बस अपनी दिल की धड़कन अच्छा, तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं इस बार क्या कुछ डिफरेंट हुआ है? अगर आप पैरालंपिक्स की बात करें हरविंदर, बिकॉज हमने बहुत दशकों से भारत भाग तो ले रहा है पैरालंपिक्स में, लेकिन कितना कम मेडल टैली में हमने देखा है, बिल्कुल सिंगल डिजिट होती थी, और आज टोक्यो में हमने 19 देखी और आज हम 29 में आ गए हैं। ये कैसे आया है इतनी तब्दीली? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो इंडिया में रिकॉग्नाइजेशन और सपोर्ट मिलना शुरू हुआ पैरा एथलीट्स को लेकर। तो अगर मैं कहूँ कि टॉप्स की तरफ से साई और बहुत ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे OGQ, गो स्पोर्ट्स है, रिलायंस फाउंडेशन इन चीज़ों में आ गया है, तो वो एबल्ड एथलीट की तरह पैरा एथलीट्स को भी वो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली एज वेल एज उनकी ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग फीस, सारी ट्रैवलिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जैसे ही एक प्लेयर कामयाब होता है, मैं समझता हूँ कि उसे देखकर 100 प्लेयर और प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं जो नॉर्मल होते हैं कि हम भी इसकी तरह बनेंगे। तो यही सारे रीज़न हैं कि इंडिया से जो सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, हमारा कंटिजेंट भी लगभग पहले के मुकाबले 1.5 गुना से ज़्यादा था, और सेम वही मेडल टैली भी हमारी पहले के मुकाबले 1.5 गुना होगी। शीतल, जैसे कि उन्होंने कहा कि आप छोटे हो और अपना काम मतलब बस ट्रेनिंग करते हो, लेकिन साथ ही साथ अब आपके पास एज है तो आप और भी ओलंपिक्स में आप भाग ले सकते हो, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, आपका करियर जो है लंबा जा सकता है, लेकिन इसी सब में आप चूँकि इतने छोटे हो, आपको लगता नहीं कभी कभी कुछ मिस करते हो? दोस्तों के साथ खेलना कूदना, कभी कुछ कुछ भी खा लेना, या फिटनेस भी बड़ा स्ट्रिक्ट होता होगा आपका, तो कभी मिस करते हो कुछ कि यार थोड़ा सा मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारे आर्ची में तो सब कुछ खा लेते हैं। जैसे कुछ किसी का रोक टोक नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब खा लेते हैं। और जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे हम शाम को कभी कभी खेल ही लेते हैं, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। हाँ,
आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी? अगर आर्चरी की बात करें, किसको देख के आपको लगा, जैसे उन्होंने लंदन पैरालंपिक्स बोला, आपके लिए क्या था? जब मैंने एशियन गेम्स मेडल जीता था और तब से मैं ज़्यादा टाइम अपने आर्चरी पे, जब उससे पहले मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि इतना मन नहीं था मेरा करने का, क्योंकि पहले जब आर्चरी स्पोर्ट्स में कुछ सुना ही नहीं था कुछ। हाँ। और जब से मैंने मेडल जीता तब से मैं अपने आर्चरी को ही देखती हूँ और प्रैक्टिस पे ही फोकस करती हूँ। और तमाम देखिए, इस बार जैसे कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा कि इस बार महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, आप भी उनमें से एक रही हैं। इस बार हमने देखा है बहुत फीमेल जो हमारी जो एथलीट्स हैं, उन्होंने हमारा बहुत प्राउड किया है हमको। तो आप क्या कहेंगे कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक लड़कियों को भी और इंकरेजमेंट मिल रही है कि वो भी स्पोर्ट्स में, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरालंपिक्स में हो? बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ कि सब लड़कियों को आना चाहिए स्पोर्ट्स में खेलने, अपने मतलब कि अपने देश के लिए मेडल जीतना। लड़कियां भी कर सकते, कोई कहता है कि लड़कियां नहीं कर सकती, किसी के माँ बाप लड़कियों को बाहर जाने से रोकते हैं, तो उनको ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी लड़कियों पे विश्वास करें ताकि वो भी खेल में खेलें और अपने देश के लिए मेडल जीतें। आपने परिवार में कुछ देखा चेंज, या कुछ जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, जैसे ही आप आने लगी, मेडल जीतने लगी, क्या कुछ चेंज देखा लोगों में, सोसाइटी में, कि कुछ अलग तरीके से आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? या बिल्कुल, हमें जब मैं घर पे रहती थी तो हमारे घर वाले हमें बाहर जाने से रोक टोक करते थे कि बाहर जाना नहीं, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि लड़कियों को बाहर जाने नहीं देते। जब से मैं बाहर आई हूँ और तब से मम्मी पापा ने भी हमें कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन पे मेरे पे बहुत भरोसा है कि हमारी लड़की जो करेगी तो अच्छा ही करेगी। और भी सारा देखा है मैंने वहाँ पे, अभी तक मैं अपने गांव में नहीं गई, बट मैंने सुना कि वो अपने लड़कियों को कहते हैं कि तुम भी शीतल की तरह बनो, खेलो। और मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैंने खेला और मेडल जीता, ताकि उनको भी विश्वास आया अपनी लड़कियों को। वो अपने लड़कियों को कह रहे हैं कि तुम भी खेलो अपने देश के लिए। बिल्कुल। हरविंदर, आप बताएं कि फिटनेस का कितना यहाँ पर रोल होता है, कैसे आप अपना ट्रेनिंग स्केड्यूल रखते हैं, और साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई भी परस्यू करते तो आप तमाम उन एथलीट्स को क्या कहेंगे कि ये भी बैलेंस करना है, फिटनेस भी साथ में देखनी है, कैसा रूटीन है आपका? जी, इसका स्पोर्ट्स में अगर इस स्तर पर सक्सेस का एक मेन रीज़न ये भी होता है कि आप अपने स्पोर्ट्स के नेचर के हिसाब से आप अपने आप को मेंटेन रखते हो, फिटनेस रखते हो। जैसे आर्चरी में पहले तो हमें खाने की कोई लिमिट नहीं होती कि हमारा वेट ना बढ़ जाए या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम अभी 15 दिन की ट्रेनिंग पे जब पहले थे कंपटीशन से पहले, तो वहाँ पे इंडियन फूड नहीं मिलता था तो हमने खुद अपना सिस्टम वहाँ से यहाँ से लेके गए थे। हम 2-4 एथलीट रोटी बनाते थे, कुछ सब्जी, साथ में 2 रेस्टोरेंट में हमारा एक्सेस था, तो हम वहाँ से कुछ सामान खाने को आता था। तो दूसरी बात ये रहती है कि अपने गेम के नेचर के हिसाब से, जैसे हमारी वैसे तो नॉर्मल आर्चरी में तो फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है, कोर बहुत जरूरी है, रनिंग बहुत जरूरी है हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्योंकि हम स्पेशल एबल्ड एथलीट हैं तो हम रनिंग नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। यही एक वजह होती है एक पैरा एथलीट को जो अलग बनाती है कि आप इन लिमिटेशंस के बावजूद भी उस लेवल का परफॉर्म करते हो। जैसे शीतल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, वहाँ पे सिर्फ 1 अंक से ये रिकॉर्ड बनाने से रह गए। मेरा फाइनल मैच देखो तो वो किसी स्तर पर कम नहीं है नॉर्मल एथलीट से, कि हम इतनी लिमिटेशंस के बावजूद भी रनिंग नहीं कर सकते, कोर में दिक्कतें होती हैं, तो फिर भी हम उस लेवल का परफॉर्म करते हो। यही चीज़ है जो एथलीट्स को अलग बनाती है। और आमतौर पर मेरा मैसेज भी यही है आम एथलीट्स को कि आप भी अपने ऊपर भरोसा रखिए, यकीन रखिए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप हर कंपटीशन में जीतो, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आप हर कंपटीशन में हारो। अगर आप आज हारे हो तो कल जीतोगे। अगली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे? हाँ जी बिल्कुल। तो लगा था उस टाइम पे कि बस रह गया, थोड़ा सा बना लिया था, लेकिन थोड़ा सा लगा उसके बाद जब आपको पता लगा कि किसी ने ब्रेक कर दिया उसी टाइम पे? हाँ जी, जब लास्ट एरो में थोड़ा सा शायद पता नहीं क्या हो गया था, शायद हार्ट बीट तेज हो रही थी मेरी, और बिल्कुल 1 पॉइंट से रह गई। अगली बार से मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के आऊँ। फाइनली नेक्स्ट क्या टारगेट है आपका शीतल? या नेक्स्ट टारगेट अभी तक सोचा नहीं है। नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए टारगेट गोल्ड? हाँ जी बिल्कुल, गोल्ड लेके आएंगे। गोल्ड लेके आएंगे। अरविंदर, आप तो गोल्ड जीत ही चुके हैं, लेकिन क्या है आपका नेक्स्ट टारगेट? जी, टारगेट वैसे तो देश के लिए हर कंपटीशन को में हम रिप्रेजेंट करें, देश को मेडल जीतें,
लेकिन एक ये भी कुछ टाइम फैमिली के साथ बिताना, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बहुत दूर रहे हैं घर से। घर का खाना मिस कर रहे होंगे आप तो। तो वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि अगर मैं कहीं जाऊं भी तो वो साथ में हो, मेरे फादर साहब, मेरी मिसेज, मेरा बच्चा है छोटा, तो उनका, ताकि मैं कुछ टाइम उनको भी दे सकूं और फिर दोबारा अच्छे से गेम पर फोकस हो जाए। तो आपने घर पे बोल रखा है कि ये बना के रखना है मम्मी से? मेरी मम्मा मेरे साथ ही है। आती रहती हैं, तो बना रही थी कि वहाँ पर कुछ आप लेके जाते हो स्पेशल खाना यहाँ से, कि वही मैनेज किया था? नहीं, मैं शाइन बोर्ड वहीं पे रहती हूँ हॉस्टल में। नहीं नहीं, जैसे पेरिस जाते हो, बाहर ट्रैवल करते हो, तो आप लेके जाते हो यहाँ से? मैं शाइन बोर्ड में प्रैक्टिस कर, वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं हम। और घर वहाँ से हमारा बहुत दूर है, 5-6 घंटे लगते हैं जाने में, तो हम घर नहीं जाते, वहीं पे रहते हैं। अब जब जाते हैं तो कुछ नमकीन साथ में लेते हैं खाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शीतल और हरविंदर, आपने हम सबको प्राउड किया है, हमें गौरवान्वित किया है, और यही उम्मीद है कि अगली बार जब मिलेंगे तो ऐसा ही मौका होगा, और आपका कलर भी चेंज हो जाएगा मेडल का, और आप एक और मेडल लेके आएंगे हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।